देखते हैं फिर से। यानी युर्त जो है निम्न में से किस प्रजाति का घर है, तो वो खिरगीज का है, जो कि युर्त खिरगीज प्रजाति का एक हार है। युर्त रूसी होप्टा या एर्ट अंग्रेजी एर्ट या गैर मंगोली पीसीपी एक प्रकार का गोल आधार वाला तंबू होता है जिसे पशुओं की खाल से ढका जाता है, जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के बंजारा जातियों द्वारा आवास के लिए प्रयोग होता है। मध्य एशिया के बंजारों की गोलाकार लकड़ी निर्मित तंबू होता है। खरगीज मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं। खिरगीज मूलतः पशुचारक पेस्टोलिस्ट, किंतु आज ये सामूहिक कृषि फार्मों के कलेक्टिव फार्म्स के द्वारा स्थायी कृषि करने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व के कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो हिटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है, वो ऑप्शन नंबर सी यानी 13 क्षेत्रों में किया है। हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। हिटलेसी के कृषि क्षेत्रों के वर्गीकरण की खूबियां निम्नानुसार हैं। नंबर एक अगर देखें तो यह दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों का वर्गीकरण और विवरण प्रदान करता है, जिसका उपयोग एटलस आदि में किया जाता है। दूसरा देखें तो 5 बुनियादी कार्य प्रणाली संख्या की निर्धारण के अधीन है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता? खनिज तेल क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो व ओलियस से हुई है, जिसमें पेटा का अर्थ पत्थर और ओलियम का अर्थ तेल होता है, अर्थात पत्थर से निकला तेल पेट्रोलियम कहलाता है। फिर से समझते हैं। यानी किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहा जाता है, तो वो खनिज तेल क्षेत्र को कहा जाता है। खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो पेट्रो व ओलियम से हुई है, जिसमें पेटा का अर्थ होता है पत्थर और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात पत्थर से निकला तेल पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम जैविक उत्पत्ति का एक हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ होता है, जिसका निर्माण वनस्पतियों तथा जीवों के अपसादी चट्टानों के निक्षेपित हो जाने तथा उन पर दबाव के फलस्वरूप रूपांतरण से होता है। पेट्रोलियम से अनेक उत्पाद जैसे केरोसिन, मोम, पेट्रोल, नैफ्था, लुब्रिकेंट, डीजल इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इसको तरल सोना भी कहा जाता है। किसको? खनिज तेल क्षेत्र को तरल सोना के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो किसकी रही है? वो है नागालैंड। यानी नागालैंड की जो 2011 के अनुसार देखें तो सबसे कम दशकीय वृद्धि रही है, यानी 0.40% रही है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में नागालैंड की कुल जनसंख्या 19,88,636 थी। वहीं 2011 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या 19,80,602 दर्ज की गई। हालांकि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की एक दशक की जनसंख्या
राष्ट्रीय जनसंख्या की वृद्धि दर 17.6% के आसपास रही, लेकिन नागालैंड में यह आंकड़ा 0 यानी आंकड़ा 0.40 से कम अंकित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य की सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन प्लांट वर्तमान में 6.7 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात का निर्माण सारावती नदी करती है और भारत की आजादी से पहले ही मैसूर की रियासत ने इस झरने का जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करने की योजना बना ली थी। बाद में इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। यानी महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। और किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। यानी भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, जो कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात व पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक व उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा दक्कन के पठार की प्रमुख मृदा है। नमी के धीमे अवशोषण व नमी क्षय की धीमी गति के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। कपास उत्पन्न के लिए किए जाने के कारण इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है तो मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना, प्रयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का उदाहरण होता है कोयला, कच्चे तेल आदि। नवकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं हवा, पानी, प्राकृतिक गैस, पवन, सौर ऊर्जा आदि। चलिए अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर एक डिग्री देशांतर की दूरी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिक पूछा भी जाता है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। यानी 111.32 किलोमीटर होती है 1 डिग्री देशांतर की दूरी। भूमध्य रेखा के 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसमें डिग्री में मापा जाता है, जिसे ग्रीनविच के पूर्व व पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है।
तो 1 डिग्री के देशांतर में 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। देशांतर के सभी अमोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। यमोत्तरों के बीच की जो दूरी है विषुवत पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर है तथा अगर हम देखें ध्रुवों पर तो न्यूनतम कितनी है 0 किलोमीटर है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर है। कितने पे 45 पे 79 किलोमीटर स्थित है। और देशांतर अगर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखी उभार इक्वेटोरियल विलेज के कारण ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखी पर 0 डिग्री होता है अतः इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। किसे? ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखीय पर जो होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उड़ीसा गौरीपुर। यानी राजस्थान अंता उड़ीसा जो है निम्नलिखित युग्मों में से उड़ीसा जो है वो गौरीपुर सम्मिलित नहीं है क्योंकि राजस्थान जो अंता गुजरात में सिक्का, बिहार बरौनी आदि सम्मिलित है। गौरीपुर जो है भारत के असम राज्य के धुबरी जिले में स्थित है, एक शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है। तो इसमें जो उड़ीसा है ये गलत है, ये कहाँ है? असम में। नेक्स्ट, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? यानी हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो इससे यह है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम है। हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम है। हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966 से और 67 के मध्य हुआ। इस क्रांति का पूरा श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को समर्पित है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश में ऐसे सिंचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों की अधिक उपज कर संकर एवं बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति कृषि में होने वाली उस विकासशील विधि का नतीजा है जो कि 1960 के दशक में परंपरागत कृषि को और आधुनिक कार तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण क्या है? यानी जब दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार जो पहाड़ का उदाहरण है वो है एंडीज पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत। यानी दक्षिणी अमेरिका में मोड़दार पहाड़ का जो उदाहरण है वो एंडीज पर्वत है जो कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातलीय चट्टानों में मोड़ या बलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को हम मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है। भूसन्नति की परतदार चट्टानों के पार्श्विक संपीड़नात्मक बल के कारण मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इकांकगुआ ऊंचाई जिसकी 6960 है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी एंडीज जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल भी स्थित है। यानी एंडीज के उत्तर पश्चिम में क्या है? एक आटाकामा मरुस्थल भी स्थित है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर उत्पादक नहीं है? यानी रबर उत्पादक नहीं है तो वो ब्राजील नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है रबर के मेन उत्पादक हैं। ब्राजील रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है बल्कि ब्राजील में क्या होता है? सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन की जाती है। क्या की जाती? मैग्नीज। ब्राजील की अप
मापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, यानी ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व की सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश भी है। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेड़ा कहा जाता है, वैसे फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत जो है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में डार्विन का जो अवतल सिद्धांत, मरे का स्तर सिद्धांत, डेली का हैमानी नियंत्रण सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट, क्रॉल बस्ती से संबंधित क्या है? यानी क्रॉल जो बस्ती है वो किससे संबंधित है? तो वो है मसाई से। किससे है? मसाई से है। यानी क्रॉल बस्ती मसाई से संबंधित है। मसाई नीलोत जनजात है। कैसी है? एक नीलोत जनजाति है। वे महान अफ्रीका झीलों के आसपास निवास करते हैं। मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे हैं। अर्ध खाना बदूस लोगों का एक नलोटिक जाति है। वह अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करते एक विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। वह नीलो सहारन भाषा समूह की माँ भाषा बोलते हैं। वह केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित है। केन्या की मसाई जनसंख्या 2009 की जनगणना में तो 3,77,000 नवासी थी। मसाई का विशेष निवास क्षेत्र जो है केन्या और तंजानिया है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित कहाँ है? शिव समुद्रम जल विद्युत गृह जो स्थापित है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। विश्व समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में स्थापित है। विश्व समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सोमनाथपुर से लगभग 1700 मील की दूरी पर कावेरी की दो शाखाओं के मध्य में बसा वह छोटा सा द्वीप नगर है। गगनचक्की और वराचक्की नामक दो झरने द्वीप के निकट प्रकृति की रम्य छटा उपस्थित करते हैं। विश्व और विषाणु के दो विराटकाया और भव्य मंदिर इस स्थान के मुख्य स्मारक हैं। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्रम में भी स्थापित है। तो याद रखिए शिव समुद्रम जल विद्युत जो है वो कहाँ? कर्नाटक में है जो कि एक कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। न्यू तो इसका हम देखते हैं, इसमें हमारा ए करेक्ट है। ए और दोनों सही है, यानी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में विश्व का एक प्रमुख प्रदेश भी है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता आती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? उष्ण प्रदेश। यानी उष्ण प्रदेश जो है जहां जैव विविधता संपन्न है। हमारे जैव मंडल में न केवल ऑप्शन नंबर ए न केवल जात स्पीस स्तर पर वर्ण जैवीय संगठन के सभी स्तरों पर कोशिकाओं के
बृहद अणु से लेकर जीवों बायोम तक विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द की सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इनमें से अति महत्वपूर्ण जो निम्न है वो है आनुवांशिक विविधता, जाति स्पीशीज विविधता, पारिस्थितिकी और इकोलॉजिक व्यवस्था। नेक्स्ट, डोकलाम पठार यानी डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर है। तो कहाँ किसके संगम पर स्थित है? तो वो है भारत, चीन और भूटान पे। यानी जो डोकलाम पठार है वो चीन भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। डोम कलाम एक पठार है जो भूटान के हाँ घाटी, भारत की पूर्वी सिक्किम जिला और चीन की यदोगी काउंटी के बीच में है। यह एक ट्राई जंक्शन यानी तिराहा जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। यही ट्राई जंक्शन भारत के नाथुला के पास से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। डोकलाम को भूटान और चीन दोनों अपना क्षेत्र मानता है। जून 2017 में चीन और भारत के बीच एक सैन्य गतिरोध हुआ क्योंकि चीन ने डोकलाम पठार पर ढोका ला दर्रा के पास दक्षिण की ओर एक सड़क का विस्तार करने का प्रयास किया और चीनी सैनिकों को कोई फायदा नहीं होने से रोकने के लिए भारतीय सैनिक चले गए। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो प्लेसर जो निक्षेप हैं वो जलोढ़ पंखों तथा घाटी तलों में पाए जाते हैं। इसमें सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, रूस के ग्रामीण अधिवास यानी सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? रूस के ग्रामीण अधिवास को क्या कहा जाता है? तो वहां कहा जाता है शोभ खोज। यानी रूस के ग्रामीण अधिवास जो होते हैं सामूहिक फार्म को शोभ खोज कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में रूस दुनिया के 10 बड़े देशों में से एक है। पिछली जनगणना 2010 में जब हुई थी तो पता चलता है कि देश में 142 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर एक निर्मित एक बाग है। यह बाग नहीं बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई तो 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। वाई और लाम डूंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक एक मुख्य बांध है। इसके जलाशय की तटरेखा 639 किलोमीटर लंबी है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा एक लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और बांध उपस्थित हैं, एक टिक्कर पांडा बांध और दूसरा नाराज बांध। भूगोल ने मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने किया है? तो वो किया है बैरोज ने। यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में बैरोज ने वर्गीकृत किया। आधुनिक समय में इकोलॉजी शब्द पहली बार अर्नेस्ट हैकेल द्वारा 1866 ईस्वी में प्रयोग किया गया और इन्होंने इस प्रकृति के अर्थशास्त्र को जैसा कुछ परिभाषित करने का प्रयत्न किया। वही हार्लेन बैरोज ने तो मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित
ही करने की वकालत की। मानव पारिस्थितिकी अंग्रेजी यानी ह्यूमन इकोलॉजी एक अंतर्विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य संबंधों का आयोजन करता है। और मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग स्लेन स्वेल रिचर्ड द्वारा उनके लेख सैनिटेशन इन डेली लाइफ में हुआ, जिसमें उन्होंने इसे मनुष्य के आसपास के पर्यावरण के जीवन पर प्रभावों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स की 1922 ईस्वी में के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो सी नंबर यानी DM स्मिथ ने लिखी, यानी ये वेलफेयर अप्रोच नामक DM स्मिथ के द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर की होता है? तो निम्नलिखित में से अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहरों के दोनों सार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी रेखाकार प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहरों के दोनों किनारों पर होता है। रैखिक प्रतिरूप इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है। रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार के गांव प्रायः सड़क के दोनों ओर एवं नदियों के दोनों ओर किनारों पर बसे होते हैं। इस प्रकार के गांव या मकान पंक्तियों में बसे होते हैं। दूसरा, चौपट्टी प्रतिरूप इस प्रकार के गांव दो सड़कों के मिलान अथवा चौराहों पर बसे होते हैं।
चलिए आगे देखेंगे। गारो राजमहल बीदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो जो गारो राजमहल बीदर का निर्माण जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी यानी आधा भ्रंश के द्वारा हुआ था। गारो राजमहल बीदर का निर्माण आधा भ्रंश द्वारा हुआ था। और गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों के रूप में मिलता है। पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को हम अपसादी चट्टान कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों को अपसादी चट्टान भी कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों के विकास होने के कारण इन्हें प्रसारित या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसने निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अपसादी चट्टान विस्तृत है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो वो मणिपुर है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जबकि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध में
सॉरी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के स्थित 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा या दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा के कर्क रेखा कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इनके अनुसार जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है जलवायु वो बीबीआर के नाम से पाई जाती है। क्या? बीबीआर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु वैज्ञानिक थॉर्नवेट ने 1931 एवं 1933 में जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर किया था। थॉर्नवेट ने वाष्पकरण की अधिकता और न्यूनतम के आधार पर जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया और 1955 में उसने अपने वर्गीकरण को संशोधित किया और थॉर्नवेट ने आर्द्रता प्रभावशीलता के आधार पर विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अधिकतर यानी अधिक वर्षा करने वाले वन, आर्द्र यानी वन कम आर्द्र घास के जंगल और अर्ध शुष्क स्टेपी जंगल, शुष्क मरुस्थलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अगर हम दक्षिणी भारत की अगर बात करें इसकी, तो यहाँ इसका है अनाईमुंडी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुंडी है। अनाईमुंडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नमलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई पर है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुंडी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में स्थित है। डोडा बेटा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत है। डोडा चोटी जो की ऊंचाई 2637 मीटर है, जो कि 8650 फुट है। चलिए नेक्स्ट, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जहाँ तापीय की अगर बात करें तो वो जेफरीज द्वारा किया गया, यानी तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में जेफरीज द्वारा बुलाए गए बलों के 2 समूहों में विभाजित किया गया था। संकुचन सिद्धांत के एक मजबूत प्रवक्ता जेफरीज ने पृथ्वी की सतह महाद्वीपों, महासागरों, घाटियों, पहाड़ों, द्वीपचापों और उत्सवों के प्रमुख राहतों और उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए थर्मल संकुचन सिद्धांत दिया। जेफरीज एक संकुचनवादी था। उनका सिद्धांत गणितीय तर्क पर आधारित था। उन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत को नियत किया क्योंकि उन्हें महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत में कोई मजबूत कारण नहीं मिला, जिससे सूर्य और जंगल की ज्वारीय बल और एजी वेगनर द्वारा प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों के क्षैतिज आंदोलन की वकालत की। चलिए नेक्स्ट, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई क्या है? तो हेक्टोपास्कल जो मापने की इकाई है वो ऑप्शन नंबर बी यानी वायुदाब है। हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की इकाई, जबकि ओजोन पर मोटाई डाप्सन में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस एक्स मॉड्यूल्स और तनाव स्ट्रेस की भी यही इकाई है। यानी हेक्टोपास्कल मापने की इकाई क्या है? तो वो वायुदाब है और पास्कल दबाव की एसआई जो है वो उत्पन्न इकाई है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो 1884 में किया गया था। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। वेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर
चूंकि सागर वेरिंग स्ट्रीट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 अंश देशांतर 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा की दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। चलिए नेक्स्ट, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यानी पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। संगम हे की एलोहोनी नदी और ए मोनोंगिला नदी गठन ओयो नदी पिट्सबर्ग को 300 से अधिक इस्पात से संबंधित व्यवसायों के लिए स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए सिटी ऑफ ब्रिज के रूप में जाना जाता है। शहर की विशेषता 30 गगनचुंबी इमारतें, 2 रेलवे, एक पूर्व क्रांतिकारी किलेबंदी। यह पॉइंट स्टेट पार्क नदियों के संगम पर है। चलिए आगे, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो इसमें हम कूटनीति देखें तो ये हमारा दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और अर्थ दोनों सही और दोनों की व्याख्या जो बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं तो सह्याद्री के उच्च भागों पर, रॉयल सीमा प्रदेश में, वघेलखंड प्रदेश में, महाराष्ट्र का लाभा पठार। तो सह्याद्री के ऊंचे भागों पर एकाकी ग्रामीण की बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इनकी सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार के गांव झीलों और तालाबों आदि क्षेत्रों में चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी, पशु एवं पौधे के लिए। जैव विविधता पशु संरक्षण पशु और पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट आनुवंशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता पर स्तर मापा जाता है। वर्तमान में भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिनग्राड पतन स्थित है। तो लेनिनग्राड जो पतन स्थित है तो वो है रूस में। कहां पर है? रूस में। लेनिनग्राड पतन रूस में स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित है। रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी स्थापना 17 मई 1703 को रूस में राजा पीटर महान द्वारा किया गया। 1713, 1728 और 1732 1918 की अवधि के दौरान पीट्सबर्ग रूसी साम्राज्य की राजधानी थी। 1918 में सरकार के निकाय मॉस्को चले गए, जो दक्षिण पूर्व में लगभग 625 किलोमीटर पर है। सोवियत संघ के समय में इनका नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया था। नेक्स्ट, नीचे लिखी नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो वो ग्रेनाइट है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मैसूर, उत्तर आर्कटिक, मद्रास, राजपूता, झेलम, बुंदेलखंड और सिंहभूम में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में
पाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा मिलता है मैसूर उत्तर आर्कटिक में पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उसका जो सही अवरोही क्रम है, अगर देखा जाए तो चीन, दक्षिण अफ्रीका, यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से ये हमारा सही मान के चलेंगे। चलिए, ग्रुवेन उत्पन्न होता है। तो ग्रुवेन जो है भ्रंशन से उत्पन्न होता है। किससे? भ्रंशन से, यानी ग्रुवेन भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों की विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई। इनमें से कौन से कथन कथनों पर सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो हमारे सभी सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, यानी महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यानी प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाइडल डेला बिलास का। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? यानी हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो वो कश्मीरी हिमालय में, यानी हिमालय के कश्मीर हिमालय के भाग में लेखा निर्माण को पाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों में पासरवों को 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली जो झीली निक्षेपों को हम लेखा के नाम से जानते हैं। करेवा कश्मीर घाटी की झील निक्षेप है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। निक्षेप तथा हिमोड़ के अंदर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत अभिनूतन प्लायोसीन युग में अपनी उत्थान की प्रक्रिया में था। बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी लैटेराइट मिट्टी भारत में तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट पहाड़ों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि आदि फसलों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। नेक्स्ट, आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने ली? तो आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक जो पुस्तक लिखी वो एडू डुइट ने लिखी। एडू डुइट ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि 1903 में एडू डुइट को भूवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया था। कैफ ऑफ गुड हॉप के भूवैज्ञानिक आयोग और उन्होंने बड़े हिस्से के मानचित्र द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के भूवैज्ञानिक व्यापक ज्ञान विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट, बुशमैन हॉट बुशमैन होटेटांट यानी होटेंटोट प्रजाति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, यानी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित। जो बुशमैन होटेंटांट जो प्रजाति है वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है, जो कि बुशमैन अथवा सान लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्रजाति का प्रमुख जनजाति है। जलवायु की प्रतिकूल दिशाओं के कारण वे लोग न तो कृषक हैं न तो पशुपालक हैं। चलिए नेक्स्ट, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है।
तो मृत सागर जो निर्मित झील है वो है भ्रंश घाटी। यानी मृत सागर द्वारा जो निर्मित एक झील है वो है भ्रंश घाटी। मृदा सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। इस खारे पानी को सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा, 18 किलोमीटर चौड़ा यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशाओं में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। संभववाद जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद जो जनक है वो है लुसियन फेब्रे। कौन है? लुसियन फेब्रे। संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसी संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार के किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार चीजों को संभव बनाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई है। यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अरबी शब्द मौसमी से आया जिसका अर्थ होता है ऋण होता है और मानसून एक ऐसे क्षेत्र में मौसमी हवा के बदलाव का वर्णन करता है जो आमतौर पर वर्षा से नाटकीय वृद्धि के साथ होता है। विश्व के प्रमुख मानसून प्रणालियों में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीकी मानसून शामिल है। मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश भारत और पड़ोसी देशों में अंग्रेजी में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से बहने वाली बड़ी मौसमी हवाओं को संदर्भित करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या होता है? तो वो उसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव होना। क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 झुकी है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 का कोण बनाती है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी इस गति को घूर्णन या दैनिक गति भी इसको कहते हैं। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक जो राज्य है तो दुग्ध उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। भारत भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 4% हिस्सेदारी के साथ डेयरी क्षेत्र सबसे बड़ा इकलौता कृषि कमोडिटी है। भारत के दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देकर डेयरी क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारत की कुल आबादी के 16.17% लोग बसते हैं। आर्थिक विकास के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो वो सबसे पहले जो है कृषि है, उसके बाद भोजन है, फिर भोजन संग्रह, फिर कृषि, फिर औद्योगिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है तो वो कृषि क्रांति से जो संबंधित नहीं है
इनमें से कोई नहीं, यानी दिए गए में से कोई नहीं, क्योंकि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना, जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इस श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को में इसकी शुरुआत हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। पीली क्रांति का तिलहन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी। पीत बामन किसे कहा जाता है? तो पीला यानी पीला पीत बामन जो कहा जाता है वो सूर्य को कहा जाता है। पीत बामन सूर्य को कहा जाता है। सूर्य और सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के सबसे सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को, यानी सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य क्रीट यानी कोरोनस कहते हैं, और यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य क्रीट एक्सरे उत्सर्जित करते हैं जो सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। चलिए नेक्स्ट। दो हजार एक और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित किया गया है। तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में, यानी 2001 से 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया है। इसमें देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, नागालैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो वो नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यानी ये घर्षण बल से संबंधित नहीं है। यह वायु गति के समानुपातिक होता है, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट। हमें सुमेलित नहीं है ये बताना, एक साइड हमारे वन है उसके क्षेत्र है। तो हम देखते हैं इसका जो सुमेलित नहीं है वो डी नंबर, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो मंगोलिया क्षेत्र में है, यह ऐसा नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है, ये वन जो है प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं, क्योंकि ये भारत के हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन में, ये सही है। कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमें सुमेलित करना है कि इसमें हमें कौन सा, जैसे अगर हम बात करें विद्वान एक सिद्धांत है, यानी अगर हम जे बी हरी की बात करें तो जे बी हरी जो है वो नेहर सिद्धांत के हैं। डब्ल्यू वे जो है वो प्रगामी तरंग सिद्धांत से, आर ए हैरिस जो है वो स्थगित तरंग से सिद्धांत है, और इसाक जो है वो संतुलन सिद्धांत से है। इसाक जो न्यूटन है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसी सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो सामुद्रिक जो वर्षा वन कहा जाता है वो प्रवाल को, प्रवाल को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल व्यक्तियों को विश्व में सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती है, जहाँ तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हम लोग अब लास्ट क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर करना है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्मा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। इसमें एक सही है या दोनों सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एक और दोनों
सही है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्माकाल में कोहरा उत्पन्न होता है। चलिए, उपलब्धता के आधार पर निम्न में कौन सा सब साधनों का वर्गीकरण है? तो उपलब्धता के आधार पर है सर्व सुलभ, सामान सुलभ, दुर्लभ। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, विश्व में धान उत्पादन देशों के समूह में अवरोही क्रम की बात अगर करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में सही अवरोही क्रम चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। धान एक प्रमुख फसल है जिसमें चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान की सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। विश्व में कुल चावल उत्पादन 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राप्त होता है, जैसे कि चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान है। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें। हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।